राजनीति जो है एक आकांक्षाओं का, एक उम्मीदों का एक समंदर है जिसमें आकांक्षाओं का समंदर है। हाँ हाँ हाँ, यकीनन ये दर्शकों ने ही बात है कि राजनीति आकांक्षाओं का एक एक समुद्र समंदर है है। जहां पे हर कोई तैर के मंजिल पाना चाहता है। हमेशा अगर वो बात ना होती तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। अगर आप परिवारवाद की बात करेंगे तो और एक नहीं दो दो बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने क्योंकि उनकी काबिलियत थी। हेलो एंड वेलकम। आज का इंटरव्यू स्पेशल है क्योंकि आज हम बिहार की सीमांचल के मसले पर और बिहार में आगामी चुनाव के मसले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हैं, और हम जिनसे आपको रूबरू करा रहे हैं उनका नाम डॉक्टर मारूफ हुसैन है। डॉक्टर मारूफ जी, आपका बहुत स्वागत है दी न्यूज़ 9X पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले मैं समस्त देशवासी को और देश से भी जो जो बाहर हैं हमारे भारतवासी और जो हमारी भारतीय परंपराओं के में आस्था अपना विश्वास रखते हैं, अर्थात कहने का ये है कि होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, समस्त देशवासी को और आपको भी और आपके जितने भी टीम हैं उनको भी। जी, शुरुआत करते हैं इंटरव्यू का। और सवाल सीधा होता है कि जेएनयू से आपने पढ़ाई की और आपने राजनीति में ही करियर क्यों तलाशा? आप प्रोफेसर क्यों नहीं बने, या फिर बिहारी हैं तो ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं बने, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि पढ़ाई का अर्थ जब जब हम ये ले लेंगे कि सिर्फ पैसा का मतलब कि अर्निंग, तो शायद वो शिक्षा एक अलग तरीके की होगी। और जब भी हम भारतीय छात्रों को और छात्राओं को ये सोचना चाहिए हमेशा के लिए कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो देश का कर्ज है हमारे ऊपर। क्योंकि यहाँ पे की जो व्यवस्था है, भारतीय शिक्षा नीति की जो व्यवस्था है, वो हम देश के टैक्स के पैसों से पढ़ते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम किस रूप में कैसे देशवासी को हम वापस कर सकें। और आपने कहा कि राजनीति ही आपने क्यों चुना, एक जेएनयू जैसे इतने बड़े संस्थान से पढ़ने के बाद आपने राजनीति ही क्यों चुना? जाहिर सी बात है कि संसद में कब तक आप देखेंगे कि बगैर डिग्री वाले या फर्जी डिग्री वाले या इस तरह के लोग, आप मेरा तात्पर्य समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं समझ तो पा रहा हूँ। जी, तो ऐसे लोगों के अगर वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं पहुँचेंगे सदन में और संसद में नहीं पहुँचेंगे, तो कल देश का भाग्य और भविष्य लिखने के लिए आप किन के हाथों पे विश्वास करेंगे? तो मेरा ये था कि जो देश का कर्ज है, जो टैक्स के पैसे हम टैक्स पेयर से हमने पढ़ाई की है, उनको हम किस रूप में वापस करें। और वो रूप मुझे राजनीति मंच, और राजनीति का अर्थात सिर्फ राजनीति नहीं है बल्कि एक समाज का सेवा का एक सबसे बड़ा भाव है, हम कैसे देश को वापस करें। लेकिन राजनीति को एक व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाता है, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से देखते हैं, उसको आप कैसे डिफाइन कीजिएगा? कि आज भी ये विडंबना है हमारे देश में और ये चीज़ और बढ़ता जा रहा है। मैं पूर्ण सहमत हूँ आपकी बातों से, बिल्कुल सहमत हूँ कि आज आज उनको भी मिटाने की कोशिश कर रही है वर्तमान सरकार। 2014 के बाद हमारा क्या कहना था, कांग्रेस का क्या कहना था, हमने हमेशा क्या किया, बजट का जितना भी हिस्सा हो, बजट जितना भी हमारा तैयार हो, उसका 10वां हिस्सा शिक्षा नीति पे खर्च हो। आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो आपका छात्र आपके सामने बैठा है, हम 132 रुपये में 6 महीने का मेरा फीस होता था और साल भर का 264 रुपये हमारी फीस होती थी। और उसी से हम अपनी पढ़ाई करके एक गांव से निकल के वहाँ तक का सफ़र। आज उस जेएनयू पे भी हमला है। उन किस तरह से, हर तरह से, मतलब आर्थिक रूप से हो या शैक्षणिक रूप से हो, आज एएमयू पे भी है, आज जामिया पे भी है, आज बीएचयू की भी फीस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी बढ़ाई गई है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, जिस तरह से हो। तो जाहिर सी बात है कि जो शिक्षा नीति आप कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ, सब कुछ एक वक्त आया होगा, आपने सुना होगा कि जियो यूनिवर्सिटी का आपने सुना होगा, और उसको रैंकिंग भी मिल गई। कोई बताएगा देश का कोई भी आके आगे बाहर आके कि कहाँ है जियो विश्वविद्यालय? इस तरह से सारी चीज़ें जितनी शिक्षा प्रणाली हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, जैसे रेलवे दे दिया, बाकी भी कंपनियां दे दी गई, उसी तरह यूनिवर्सिटी को भी अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ पूरा झोंक दिया गया है। और इसका परिणाम ही नहीं, इसका दुष्परिणाम इतना खतरनाक और भयावह है, क्योंकि 80% जो हमारे देश में है वो लोग आज भी 5 किलो अनाज पे पल रहे हैं, और उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, ये तो कोई बता दे, कहाँ जाएंगे? और ये शिक्षा नीति अगर यही रही, एग्ज़ाम को भी हमने प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हमने कंडक्ट कराने के लिए दे दिया है, क्या परेशानी थी, क्या मजबूरियाँ थी? जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि किस तरह से पेपर लीक और सारी चीज़ें हो रही हैं। खैर, बिहार पर लौटते हैं दोस्तों। बिहार की राजनीति में कांग्रेस का प्लान क्या है? कांग्रेस
कांग्रेस का प्लान बड़ा खुला हुआ है। क्या? कांग्रेस कोई बंद किताब नहीं है। बिहार की कांग्रेस राजनीति में तो वो बंद हो चुकी है। नहीं, बिहार की राजनीति में हम बड़ी खुली किताब है। और हमारा जो है ना, सीधा संवाद जनता से होता है, हमारा संवाद जनता के दर्द से होता है, हमारा संवाद सीधा सा मजदूर से, हमारा किसान से, हमारा छात्र से, हमारा महिला से, हमारा बच्चों से है। और हमारे वो प्रशासनिक पदाधिकारी जिनके पेंशन छीन लिए गए, हमारा खेत से लेके, सड़क से लेके सदन तक, और सदन से लेके सरहद तक हमारी लड़ाई बिल्कुल खुली हुई लड़ाई है। क्योंकि आज़ादी का, जिसने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया, उन्हीं को देश का दर्द हो सकता है, और वो वाहिद एक कांग्रेस है। इसके अलावा आप बताइए ना, 1947 और उसके पहले कितने लोग थे और कौन सी पार्टियां थी, कौन लोग थे। जो कांग्रेस ने किया है ना, वो आज उस दर्द को महसूस कर रहा है। आपने कहा कि बिहार के लिए आपका विजन क्या है, बहुत खुला विजन है हमारा। हम महागठबंधन के बैनर तले, इंडिया गठबंधन के बैनर तले, हम बहुत मजबूती से 40 लोकसभा के अंदर जितने विधानसभा 243 हमारे आते हैं, हम उन पे अपनी बहुत ही मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं। और बिहार की जनता इंतज़ार कर रहे हैं उस पल का कि हमें अपनी जिम्मेदारी, अपना विश्वास वो सौंपने के लिए वो तैयार बैठी है 2025 में। देखिए 2025 को लेकर के तो तेजस्वी यादव प्लान लेके चल ही रहे हैं, और कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार एंटर करा रही है। जी, दो युवाओं का संगम होगा। नहीं लगता है कि बिहार की राजनीति में कहीं कुछ चेंजिंग हो जाएगा? नीतीश जी अपने बेटे को भी लॉन्च कर देंगे इसी बीच, तो कन्हैया के आने से क्या इफेक्ट होगा? देखिए जाहिर सी बात है कि हमारे पास आज युवा इंडिया गठबंधन के अंदर अगर हमारे युवा नेतृत्व संभाल रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। इससे किनको परेशानी? परेशानी उन लोगों को है जिनके पास वो युवा एक क्रांतिकारी लड़ने वाला नहीं है। वो मतलब कि जो आपके इंडिया गठबंधन है, उनके लिए परेशानी है। हमारे लिए हमारे लिए तो आसानी है। हमारी अगर ताकत बढ़ रही है, लोगों में हमारा विश्वास बढ़ रहा है, और कन्हैया कुमार जी भी एक कार्यकर्ता हैं, बाकी भी तेजस्वी यादव भी अपने पार्टी के नेतृत्व को संभाल रहे हैं और एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो मजबूत तो इंडिया गठबंधन ही हमारा हो रहा है। तो फिर ऐसा कहीं खटास तो नहीं होगी? क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि 100 सीटों पर कांग्रेस फाइट करना चाहती हैं, और मुकेश सहनी जी 60 सीटों पर फाइट करना चाहते हैं। ऐसे में तो राजद को ही सबसे कम सीट मिलेंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट भी है। देखिए जहाँ तक है इंडिया गठबंधन के, हमारी एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से हमारा आपस में गठबंधन मित्र के अंदर समन्वय समिति है, जिसमें हमारे कम्युनिस्ट फ्रेंड भी हैं और भी बाकी लोग हैं। सब पार्टी का अपना अपना हक है, वो रखेंगे अपनी बात, वो कमेटी के अंदर अपनी बात रखेंगे। लेकिन एक बात है, जहाँ तक कांग्रेस की बात, मैं कांग्रेस के लिए ज़्यादा जिम्मेदार हूँ जवाब देने के लिए। कांग्रेस एक राष्ट्र पार्टी है, और हम हमेशा चाहेंगे कि हमारी स्थिति किसी भी परिस्थिति में सम्मानजनक हो, हमें सम्मानजनक सीट मिले। और हम इस बात को हमेशा रखते हुए आए हैं और रखेंगे भी कि हम सीटों का बंटवारा का तालमेल इस अंदाज से और इस प्रकार से करें कि जहां हमारे आरजेडी गठबंधन हमारे जीत सकते हैं, हम वहाँ उनके लिए सीट अपने को आपको हम दिया है, और उसी हिसाब से हम समन्वय करेंगे। जहाँ कांग्रेस का हमारा ज़्यादा अच्छा जनाधार है, हम वहाँ पे ये करेंगे। जहाँ पे हमारे और भी गठबंधन मित्र हैं, वो जहाँ पे उनका जनाधार ठीक है, हम वहाँ पे इस तरह से हम 243 पे अपना रणनीति तैयार कर रहे हैं और कर चुके हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा तो नहीं देखा गया कि बिहार की पूर्णिया में कुछ अलग ही देखा गया? क्योंकि मैं बिहार के पूर्णिया से आता हूँ, पूर्णिया के चुनाव को मैंने करीब से देखा। उसमें से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं। इस बार यहाँ पे जो था, जो पूर्णिया की परिस्थिति था, वो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि था, वो देश की पृष्ठभूमि से बिल्कुल अलग था। लोकसभा चुनाव देश की पृष्ठभूमि से अलग, बिल्कुल अलग था। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के आए, फिर वो अलग कैसे हो गया? वो इसलिए अलग हुआ कि माननीय सांसद जो अभी वर्तमान में हमारे राजेश रंजन जी, पप्पू यादव जी हैं, उनका जो अपना यहाँ पे अपना जो कार्यशैली था और जो लोगों में एक जुड़ाव था, एक जुटाव था, उसके साथ साथ जो पूर्व में सबसे बड़ा जो हमारे सांसद थे, उनके कार्यशैली से या उनके कार्य से यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं थी। और जिसका नतीजा हुआ कि जनता ने यहाँ पे एक फैसला किया कि हमें क्या करना है, जो कि हमें जो पिछले से मुक्ति पाना है और कौन जीतने वाला है, इस तरफ यहाँ के जनता ने अपना मन और रुख बनाया, और जिसका परिणाम ये हुआ। अच्छा, दिल्ली में चुनाव क्यों हार गए? इसका कोई आकलन आप लोगों ने किया क्या कि चुनाव बार दिल्ली में बार बार फिसड्डी क्यों हो रहा है? देखिए, दिल्ली में एक सीधी सी बात के हमारे स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की बात, जो जिस दिल्ली का हमने उन्हें एक शिल्पकार कहा जाए, शीला दीक्षित को दिल्ली का शिल्पकार कहा जाता है और आज भी मानते हैं लोग। और अचानक हमारे हाथ से
सत्ता ही नहीं बल्कि हमारे मतदाता भी वो कहीं न कहीं परिवर्तन हुए। इसके पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण क्या रहा कि हम दिल्ली के लोगों के बीच जो है ना, उस चीज़ को समेट के रख पाने में थोड़ा-सा हम विलंब कर दिए। और वो विलंब का कारण ये रहा कि केजरीवाल साहब जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से तब बीजेपी ने खुली छूट दे रखी थी, जिसकी वजह से रामलीला और हर जगह और अन्ना हजारे जी का एंट्री और वो सारा चीज़ जो हुआ वो एक प्लान था। और वो हाँ। प्लान के तहत उन्होंने मतलब कि केजरीवाल को एक लूज छोड़ा गया। अन्ना हजारे जी को प्रोजेक्ट करके इस तरह से पूरे देश में एक माहौल बनाया गया और उस माहौल का नतीजा आपको पता है कि क्या हुआ। और केजरीवाल जी फिर क्या किए कि उन लोगों के साथ दगा किए जो उनके साथ वफा किए। और उसी बीच में हमारे मतदाताओं को जो है ना वो भ्रमित करके जिस तरह पे झूठे वादे हों या जैसे भी हों बरगला के हों इस तरह से करके, क्योंकि दिल्ली के लोग जितने हैं उससे ज़्यादा हम लोग बाहर के लोग मेहनत मजदूर करके अपना वहाँ दिल्ली को बनाया है, दिल्ली को सजाया है और दिल्ली की एक ताकत बन के बैठे हुए हैं आज। लेकिन उसका विश्वास जीतने में उस वक्त केजरीवाल जी मजबूत हुए। अब इस इलेक्शन की मैं 2025 की अगर बात करूं कि इसमें हम क्यों विफल हुए, केजरीवाल साहब शुरू से रहे कि हम इंडिया गठबंधन के हम हैं अंग के रूप में। ये चीज़ उन्हें पहले ही डिक्लेयर करना था कि हम आपको अचानक धोखा देने वाले हैं। ये चीज़ उन्होंने नहीं किया। अंतिम घड़ी में, अंतिम पड़ाव में, अंतिम क्षण में आके आप अचानक निकल जाते हैं, हमारा हाथ छोड़ के निकल जाते हैं। और ये चीज़ हम लोगों की मासूमियत की वजह से हम लोग को समझ में नहीं आया कि ये केजरीवाल साहब कर क्या रहे हैं और करना क्या चाह रहे हैं। ये करना वही चाह रहे थे कि इनका एक तरह से एक मिला हुआ एक साजिश था कि बीजेपी से कि इनको रिहाई मिल गई, बाकी इनके सारे लोगों को रिहाई मिल गई। और उस रिहाई का नतीजा कि आपको हरियाणा में भी गठबंधन नहीं करना है, वरना हरियाणा भी हमारा था, आपको दिल्ली में भी गठबंधन नहीं करना है और दिल्ली भी हमारा होता। आज वहाँ बीजेपी नज़र नहीं आती अगर केजरीवाल इस तरह का बेवफाई या इस तरह का धोखा नहीं करते। हम धोखे के शिकार हुए, मतदाता आज भी हमारे साथ है। खैर हम लोग बिहार लौटते हैं दोस्तों। बिहार के सीमांचल में गंगा जमुनी तहजीब कही जाती है और एक मसला बिहार के एक डगरुआ सीट है, वो बिहार के पुणे में पड़ता है और वहाँ पर रास्ते के विवाद को लेकर के हिंदू मुसलमान का कॉन्सेप्ट बनाया गया। तो इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, रास्ता जो है वहाँ पे दो चीज़, वहाँ प्रशासन को पहले ही जो ये आपने सही पूछा कि आज भी वो लोग कल भी मिल के रह रहे थे, आज भी मिल के रह रहे हैं और कल भी मिल के रहेंगे। जहाँ पे रास्ता किसी ने एक पारिवारिक और सामाजिक तरीके से जो हमारा मतलब भारतीय सभ्यता है और गंगा जमुनी तहजीब है कि कोई अपने घर के आंगन से भी रास्ता देता है, वो ज़मीन जहाँ तक मुझे जितना पता है वो ज़मीन निजी ज़मीन है और निजी ज़मीन से आने जाने का लोगों का। अब जो जनसंख्या और घनत्व बढ़ता जा रहा है तो सब अपनी अपनी ज़मीन को तलाश रहा है और उस तलाशने में ही अपनी ज़मीन को, पहले अगर एक भाई पिताजी ने दिया था, आज 4 भाई हैं, 4 भाई में 2 भाई सहमत है कि इस रास्ते से सब कोई आया जाए, लेकिन उसी वक्त कोई 2 नाराज हो रहा है कि नहीं हम किसी को नहीं जाने देंगे। बात ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, बात ये है कि ज़मीन का जो एक प्रलोभन जो बढ़ता जा रहा है इस क्षेत्र में, उसके नतीजे का ये नतीजा है कि वो रास्ता बंद का, क्योंकि वो निजी ज़मीन है, निजी ज़मीन से उनकी इच्छा है वो किसी को जाने दे न जाने दे। अगर ऐसी परिस्थिति में समाज को आगे निकल के आना चाहिए और सरकार को तो निराकरण निकालना ही चाहिए। इसको कोई धार्मिक रंग देना मुझे नहीं लगता कि कोई उचित है और ऐसा है भी नहीं। बिहार के भागलपुर आए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भागलपुर में लाडला सीएम कहा है, इसको लेके क्या कहना है नीतीश जी का? जनाब, वो कब क्या बोलेंगे, कब लाडला बोलेंगे, कब उनको उसके विपरीत जो शब्द आप ढूंढ लीजिए वो कब क्या बोलेंगे, मैं अपनी ज़ुबान को मतलब वो नहीं करना चाहता ख़राब। बहरहाल ये राजनीति का ऐसा अखाड़ा है कि आपने ये भी सुना होगा नीतीश कुमार जी का, आपको याद है, आप अच्छे पत्रकार हैं और मतलब कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन मैं कभी भी एनडीए गठबंधन के साथ नहीं जाऊंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये नीतीश कुमार जी का कहना था। आज क्या है, आज गले का हार है, लाडला है। तो इन दोनों का ये सत्ता की प्यासे हैं और सत्ता की अगर प्यास की बात होती ना तो हम यूपीए फर्स्ट में भी हम अपनी इच्छा के मुताबिक, प्रधानमंत्री हमारा ही था, यूपीए 2 में भी प्रधानमंत्री हमारा ही था,
लेकिन हमने कभी उसकी उस तरह की फिक्र नहीं की कि हमें बिल्कुल सत्ता के लिए हमें सब कुछ चाहिए। हमें जब भी चाहिए, अगर हमें बहुमत चाहिए तो देश के लिए चाहिए, बहुमत चाहिए तो हमें छात्रों के लिए चाहिए, बहुमत चाहिए महिलाओं के लिए चाहिए, बहुमत चाहिए भारत के उन 9 रत्न के लिए हमें बहुमत चाहिए, बहुमत चाहिए हम दुनिया से आंख मिला के लड़ने के लिए, भारत को उस स्थान पे ले जाने के लिए जहां पे कि दुनिया झुक के सलाम करे। हमें बहुमत चाहिए तो चाइना की सरहद को सुरक्षित करने के लिए, हमें बहुमत चाहिए भारत के जितने भी सरहदी इलाका हैं उस मुल्क से उनको भी हम अमन से देखना। लेकिन मेरे अमन में अगर कोई खतरा पहुंचाता है तो हम बेअमन करना जानते हैं। हमें उसके लिए बहुमत चाहिए, हमें मनरेगा के लिए बहुमत चाहिए, हमें उन छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुमत चाहिए, हमें सड़क के लिए हमें बहुमत चाहिए, हमें बिजली के बढ़ते हुए रेट के लिए हमें बहुमत चाहिए। हमें अगर बहुमत बिहार में चाहिए तो सीमांचल में इस तरह बाढ़ की तबाही से रोकने के लिए हमें इसके लिए बहुमत चाहिए। आज हमें जवाहर नवोदय विद्यालय आज किस कगार पे, हम तो उस दिशा में चल रहे हैं कि अगर सिर्फ छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए, अब तो हम प्रखंड स्तर पे हम ये चाहते हैं कि जिला स्तर पे नहीं बल्कि प्रखंड स्तर पे जवाहर नवोदय विद्यालय का इस तरह से शुभारंभ हो। हम शिक्षा की क्रांति की बात करते हैं, हम किसान की क्रांति की बात करते हैं, हम ये नहीं कि सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं, हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। और लोकतंत्र आज की तारीख में अगर खतरे में, कोई कितना है, कमोबेश सब है, लेकिन अगर खतरे में है तो सबसे ज्यादा हमारा लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। खैर सीमांचल में आते हैं और सीमांचल में एमआईएम का प्रभाव बढ़ रहा है, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है? देखिए, एमआईएम क्या है, एक इमोशनल ब्लैकमेल एक पार्टी है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। छोटा सा लगाया हूँ, छोटा सा लगाया हूँ। दूसरा अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ये कि अभी जो एनडीए सरकार है वर्तमान में केंद्र में, आप देख लीजिए दोनों भाई ओवैसी साहब और बाकी उनके भाई भी जितना जो बोल रहे, पार्लियामेंट से लेके सड़क तक, सदन तक, जहां बोल रहे, बता दीजिए उनके खिलाफ कोई एफआईआर या कोई भी चीज वैसा उस तरह से उनको पकड़ दकर जेल। बाकी पार्टियों का हाल देख लीजिए, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी का देख लीजिए, रावण जी का देख लीजिए, बाकी लोगों का देख लीजिए, सिर्फ जुबान से निकले फिर तो तीर तर्कस अपना काम कर जाएगी। तो ये एक तरह से जो लोग आवाम कह रहे हैं कि यकीनन ये नुकसान पहुंचाने का एक तरह का मतलब यंत्र है जिसका इस्तेमाल अभी वर्तमान सरकार कर रही है, वो एमआईएम की शक्ल में। आपने बिहार में पूछा है क्या कि सीमांचल में इलाके में हमारी जो नीति है, रणनीति, उसमें भावुक लोग हम ज़्यादा, इधर की जनसंख्या जो है वो भावुकता से ज़्यादा भरी पड़ी है, तो थोड़ा सा सोचने में और वो भाषणों से जो है ना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और कुछ न हकीकत बता दे। ओवैसी साहब एक की चारों पांचों जिला में आके बता दे कि एक बार भी वो किसी सदर अस्पताल का जायजा लिए हों, आज तक एक प्रखंड में वो कभी गए हों, या किसी को एक यूनिट ब्लड देने के लिए कभी भी उन्होंने ट्वीट किया होगा कि सीमांचल का फलाना आदमी अस्पताल में भर्ती है और उसके लिए इस ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, आप मुहैया करा दें। या कभी भी कोई विपदा आई है वो आके उन विपदा में आके यहाँ पे लोगों के साथ खड़े मिले हों, कहीं नहीं। उनको बस एक अभी मौसम आएगा 2025 में, वो हाजिर होंगे, लंबी तकरीरें करेंगे और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब समझ गई है, और समझ तो उनके सबसे ज्यादा वो 4 विधायक गए। जनता की बात तो छोड़ दीजिए, विधायक ने फौरन समझ लिया, जो आरजेडी में उनका विलय हुआ उनके विधायक समझ गए कि हम लोगों को ये बरगला के इस तरह से लाके और हम लोगों को डिवाइड एंड रूल करके और किस अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा नुकसान पहुंचा के राजनीतिक रूप से इस तरह से किया है, तो उन्होंने लोकतांत्रिक पार्टी में अपना विलय किया। अच्छा, वो 4 जो चले गए आरजेडी में, इंडिया ब्लॉक में चले गए, कहीं तो कैंडिडेट होंगे जहाँ तक कांग्रेस से लड़ेंगे, कहीं से कैंडिडेट हैं भी। और उन लोगों का कैसे होगा कि हाँ, उन लोगों का कॉम्बिनेशन कैसे बिठाइएगा? अब आपने मतलब कि एक खूबसूरत सा सवाल रखा है कि जाहिर सी बात है जहाँ से एमआईएम जीती थी और वहाँ वो विलय हमारे इंडिया गठबंधन के आरजेडी के रूप में हुई। अब वहाँ पे तो हमारे पुराने प्रत्याशी भी थे, आज जो अब ये प्रत्याशी है जिसमें एक कांग्रेस का भी सीट है, तो ऐसे जगह पे आरजेडी मतलब इंडिया गठबंधन, खासकर आरजेडी, ये आरजेडी को निर्णय लेना है और इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। बाकी हम लोग इतने सक्षम हैं कि कहाँ से कैसे किनको क्या एडजस्टमेंट करेंगे
वो चीज़ हो जाएगा, ये वक्त पे हो जाएगा, वक्त से पहले हो जाएगा। बिहार का चुनाव जब भी आता है तो परिवारवाद के डिस्कशंस होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जब आए थे भागलपुर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद में सिर्फ परिवारवाद ही है। इसको लेके क्या कहना है? ये पता नहीं क्या अगर मैं उनकी लिस्ट एनडीए की अगर मैं लिस्ट देना चाहूँ तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है, राजनाथ सिंह जी से लेके सभी लोगों का एक लंबी लिस्ट है, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि एक आईएएस का बेटा अगर आईएएस बनता है तो क्या गुनाह है, किसान का बेटा किसान बनता है तो क्या गुनाह है, नेता का बेटा अगर नेता बनता है या उनका भाई नेता बनता है तो इसमें गुनाह क्या है? ये कौन सा वाद है भाई? एक अफसर का बेटा अगर अफसर बनता है, ये एक तरह का राजनीतिक जो है ना, एक शब्द का गढ़ के लोगों के दिमाग में गलत तरीके से भरने की एक बहुत ही खराब एक प्रचलन यहाँ पे चालू हो गया है। मैं इस चीज का विरोध करता हूँ, क्योंकि नेता का बेटा अगर नेता बनता है तो क्या गुनाह है, किसान का बेटा किसान बनता है तो क्या परेशानी है? आप जिनका भी नाम लेंगे, अगर उनका बाप अगर मुख्यमंत्री हो या कुछ भी हो, मैं एक ही की बात नहीं कर रहा, ये चीज सब पे लागू होता है, मैं किसी एक पे बात, लेकिन सिर्फ आप कांग्रेस को घेरेंगे, आप आरजेडी को घेरेंगे, ये तो कतई बर्दाश्त नहीं है। जिसका जो है वो परिवार में उन्होंने एक बचपन से वो देखा है, उनको वो आसानी से कर सकता है। कार्यकर्ताओं को ना दिक्कत है जो इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया जी और उन्हें टिकट नहीं मिल पाता है, और मान लीजिए अखिलेश बाबू हैं, उन्हीं के बेटे को टिकट मिलेगा तो फिर तो परेशानी तो है कांग्रेस की पार्टी के लोगों को। देखिए, वहां पे जो आप मतलब जानना चाह रहे हैं, यकीनन कई बार कई जगह होती है कि आदमी वहां पे कार्यकर्ताओं की, जैसे कि अभी बिहार में चुनाव होने हैं, 243 सीट है, तो ये नहीं कि हमारे पास अगर हम मान लें तो 38 तो हमारे जिला अध्यक्ष हैं भाई, फिर प्रखंड अध्यक्ष हमारे इतने हैं, तो सारे अगर मिला के चलें तो सिमट के तो इतने ही में आ जाएंगे। राजनीति जो है एक आकांक्षाओं का, एक उम्मीदों का एक समंदर है, जिसमें आकांक्षाओं का समंदर है। हाँ हाँ हाँ, यकीनन दर्शकों ने ही बात है कि राजनीति आकांक्षाओं का एक समुद्र है जहां पे हर कोई तैर के मंजिल पाना चाहता है, और उसमें से हर कोई, आज मैं अगर राजनीति कर रहा हूं इतना पढ़ लिखने लेने के बाद भी, तो मुझे भी एक आशा है कि कल मैं भी सदन में जाके गूंजूं, जाहिर सी बात है। लेकिन अब वहां पे पार्टी को ये निर्णय करना होता है कि कौन बेहतर है, कौन बेहतर हो सकता है, और कई बार ऐसी छोटी मोटी त्रुटियां हो भी जाती हैं, और वो सभी संगठन से होती है, ये नहीं कि सिर्फ मैं कहता हूं कि, और इस मामले में हम कांग्रेस वाले तो बहुत सशक्त रहते हैं, हमने कार्यकर्ताओं को हमेशा, अगर वो बात ना होती तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। अगर आप परिवारवाद की बात करेंगे तो, और एक नहीं दो बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनकी काबिलियत थी। हमने उनकी शिक्षा को और उनकी काबिलियत को, जब देश इतनी मुश्किलों से गुजर रहा था आर्थिक मंदी से, उस वक्त हमने मनमोहन सिंह जी को चुना। तो हम परिवारवाद पे हम बिलीव नहीं करते, लेकिन इस बात का विरोध करते हैं कि एक अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो उसमें कोई गुनाह तो नहीं है। खैर दर्शकों, आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।